हाय हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर। इस इस लेक्चर की सीरीज में हम लोग क्या जानेंगे। इस लेक्चर की सीरीज में हम लोग केवल एडवांस पे फोकस करेंगे। जैसे इरडोप के क्वेश्चन कराना है, इरडोप के क्वेश्चन, जे एडवांस के पीवाईक्यू, एचसी वर्मा के बेस्ट क्वेश्चन एडवांस लेवल वाले, और क्या होगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन कुछ होंगे। ठीक, ये लेक्चर मेंस के लिए नहीं है, ये केवल एडवांस वालों के लिए है। मेंस के लिए अलग लेक्चर चलेगा। जैसा कि मेंस वाले पहले लेक्चर में हमने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताया हमने। उसके बाद चार्ज के बारे में बताया, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बताया। ठीक, कूलम्स लॉ बताया। उसी को क्विक रिकैप दे देते हैं और उसके बाद हम लोग जो एडवांस का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन व्हेन चार्जेस एट रेस्ट। ठीक, इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन की स्टडी करना जब चार्जेस रेस्ट पे हो तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज देख लेते हैं क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज देख लेते हैं क्या होता है। चार्ज क्या होता है, चार्ज चार्ज अच्छा, मैटर की वो प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है, मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके टर्म्स में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। Charge is that property of matter in terms of which we can explain electromagnetic interaction. हाँ, property of matter, property of matter, property of matters in terms of which, in terms property of matter in terms of which we can explain electromagnetic interaction is called charge। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो पहले हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी है, तो पहली प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। एक बात और कह सकते हैं, और अच्छे तरीके से बात करना चाहे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, डिराइव्ड स्केलर क्वांटिटी। इट इज नॉट फंडामेंटल, इट इज डिराइव्ड। इट इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज डिराइव्ड स्केलर क्वांटिटी। आई बात समझ में। चार्ज, अगर चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करें, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करें, तो करंट और चार्ज में रिलेशन होता है Q इक्वल टू आई टी। आई क्या, Q क्या है, चार्ज। Q क्या है यहाँ पे, चार्ज, और I क्या है, करंट। अच्छा, T क्या है, टाइम। T क्या है, टाइम। अच्छा, चार्ज की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में बात करें, यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज, जैसे जब भी यूनिट की बात होती है तो जो पहली यूनिट की बात आती है वो होती है एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट। क्वांटिटी की जो पहली यूनिट की बात आती है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। तो वो होती है कूलम। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम। इसे कैपिटल सी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कैपिटल सी से लिखते हैं। जो सीजीएस यूनिट होती है वो, सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट कौन सी होती है, ESU। ESU इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। अच्छा, इन दोनों में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 9 ESU। क्या होता है? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होता है। ठीक, तो इसे उतार ले, इसे उतार के आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक पहले तो हमने क्या बताया, जब तक मैं दोबारा री एक्सप्लेन कर रहा हूं तब तक आप लोग उतार दें। तो हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन व्हेन चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन की स्टडी करना तब चार्जेस क्या हो, रेस्ट पे हो। फिर हमने बताया चार्ज क्या होते हैं। तो चार्ज क्या होता है? मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनके टर्म्स में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हमने बताया चार्ज की पहली प्रॉपर्टी, चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और अच्छे तरीके से बताना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? डेराइव्ड स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? डेराइव्ड स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद हमने बताया कि चार्ज की, अगर चार्ज को हम लोग Q से लिखें तो करंट और चार्ज में क्या रिलेशन होता है? Q इक्वल टू आई टी। Q क्या होता है यहाँ पे? चार्ज ऑन बॉडी, I क्या है? करंट है, और T क्या है? टाइम है। अच्छा, अब अगर SI यूनिट की बात करें चार्ज की तो वो होता है कूलम, और CGS यूनिट की बात करें तो वो होता है ESU। और इन दोनों में रिलेशन की बात करें, अगर इन दोनों में रिलेशन की बात करें तो 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU, यानी कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को ESU से लिखते हैं, कूलम को कैपिटल C से लिखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया है? अच्छा, जब यहां तक क्लियर हो गया है तो आगे अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी, चार्ज की अगली प्रॉपर्टी पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसे मिटा के नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या बताइए? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज दो टाइप के होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? देयर आर दो टाइप के चार्जेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कौन कौन से चार्ज? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज का अगर एग्जांपल ले तो हम नेगेटिव चार्ज में क्या लेंगे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन। ठीक, नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, -19 कूलम। अच्छा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं। ठीक, या फिर इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और ये हमारे सिलेबस में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। और इससे इससे क्या कहते हैं, इससे छोटा चार्ज हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल लें तो हम लोग कह सकते हैं प्रोटॉन का चार्ज, चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? इतना ही होता है लेकिन प्लस में होता है। क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर 9 -19 कूलम। अच्छा, अगर मैं कहूं कि किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। या फिर कहें, अगर मैं कहूं कि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये होता है कि उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन के मुकाबले, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं कहूं कि उस बॉडी पे वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, अगर मैं कहूं कि कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने ही नंबर इलेक्ट्रॉन के हैं उतने ही उस बॉडी में प्रोटॉन के हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर कहा जाए कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो कैसे कैसे कोई बॉडी कहा जा सकता है पॉजिटिवली चार्ज है? जब उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे प्रोटॉन से, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन से, तभी कहा जाएगा पॉजिटिव चार्ज है। तो कैसे ज्यादा होगा? कैसे पॉजिटिव चार्ज करेंगे किसी बॉडी को? ऐसा थोड़ी है कि कोई बॉडी को क्या करेंगे कि कहीं से पॉजिटिव चार्ज ला के रख देंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के। ठीक,
तो वैसे हम लोग कह सकते हैं कि वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन को उस बॉडी से निकाल देना, क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज वो बॉडी हो जाएगा। अच्छा, उसके आगे हम लोग देख लेते हैं अगला चार्ज, अगली प्रॉपर्टी। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है कि जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्ज है मतलब प्लस और माइनस, प्लस और प्लस या फिर प्लस और प्लस एक पेयर में। लाइक चार्जेस की अगर बात करें, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस ऐसे कह सकते हैं, लाइक चार्जेस repels and unlike charges attracts। जो लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव को जब हम लोग एक पास लाते हैं तो ये दूर चले जाते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। जब नेगेटिव और नेगेटिव को एक पास लाते हैं तो क्या होता है, ये भी दूर जाने की कोशिश करते हैं, अपने दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये क्या होगा, लाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस की बात करें, जैसे एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव के पास लाओ तो ये पास आने की कोशिश करते हैं, ये अनलाइक चार्ज। या फिर एक नेगेटिव के एक पॉजिटिव के पास लाओ, ये भी पास आने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, अनलाइक चार्जेस। अच्छा, अनलाइक चार्जेस, ठीक, अनलाइक चार्जेस। तो मैंने दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताया कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, कौन कौन से, चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में हमने क्या बताया कि प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल इलेक्ट्रॉन होता है। फिर हमने बताया कि लाइक चार्जेस रिपेल होते हैं, क्या करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने क्या बताया, आगे बताएंगे, यहाँ नोट करिए पहले अच्छे से। यहां तक नोट करिए। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, ठीक, ठीक, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू लाइक पॉइंट चार्जेस is given by Coulomb's law, ठीक। जब दो चार्ज, जैसे मैं बात बताऊं, जब चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है, दो लाइक चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है, लाइक पॉइंट चार्ज, ठीक। चार्ज कैसे होना चाहिए, कूलम्स लॉ किस पे वैलिड है, केवल पॉइंट चार्जेस पे ही वैलिड है, ठीक। जब दो लाइक पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स लगता है वो कूलम्स लॉ से दिया जाता है। तो मान लेते हैं ये Q1 है, क्या ये Q1 है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये Q1 है, ठीक, Q1, ये क्या है, Q2 है, ये Q1 है, इससे R डिस्टेंस दूर गए, Q2 मिला, ठीक। अच्छा, तो कूलम्स ने ये कहा कि जो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या फिर कहें फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, ठीक। दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। फिर उन्होंने ये कहा कि उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सेंटर से डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इन दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दें
पहला और दूसरा दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दें तो ये जो हमारा इक्वेशन बन जाता है ऑन कंबाइनिंग दिस टू above इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं F प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, हम लोग क्या किए कि इन दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दे। कौन कौन से दोनों फैक्टर? F इज प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 मॉड Q2, ठीक, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इन दोनों फैक्टर को कंबाइन किए तो क्या आया? हम लोग एक नई इक्वेशन पा लिए, उसका नाम क्या है? F प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 मॉड Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे कि अगर ये प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, यानी कि कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा तो वो आता है K। क्या आता है? K। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू K मॉड Q1 मॉड Q2 R बाई R स्क्वायर। अच्छा, ये देखिए एक इंटरेस्टिंग बात ये है इस फॉर्मूले में, यही है कूलम्स लॉ। कूलम्स, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, यही होता है। अच्छा, इसमें मॉड Q1, कुछ बुक में Q1 Q2 लिखा रहता है तो कुछ लड़के सोचेंगे सर आप तो मॉड Q1 बता रहे हैं, मॉड Q2 बता रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो साइन पुट किया जाएगा वो इसमें जो चार्जेस की एज पर साइन होगा, चार्जेस की वैल्यू एज पर साइन पुट करेंगे। आई बात समझ में? एज पर साइन। उस बुक में भी लिखा रहता है, मॉड नहीं लगाया रहता है, तो वो पहले से वो बता देते हैं कि वो मैग्नीट्यूड पुट किया जाएगा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड पुट किया जाएगा, वो चीज नहीं पुट किए जाएंगी। अच्छा, एक बात और कह देते हैं, ये के का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे वो आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दो चार्जेस के बीच फोर्स को डिटरमाइन करती है। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम व्हिच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच फोर्स को डिटरमाइन करती है उस मीडियम में। ठीक, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम व्हिच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन दैट मीडियम। उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटरमाइन करती है। अच्छा, इसकी वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है? 8.85 × 10⁻12 न्यूटन -1 मीटर -1 कूलम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है। अच्छा, ये इसकी यूनिट होती है। अच्छा, ये कहां से के का यूनिट कहां से आया? के का यूनिट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा F × R स्क्वायर अपॉन मॉड Q1 मॉड Q2। अच्छा, तो फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर करना होगा। अच्छा, कि एक चार्ज का यूनिट होता है कूलम इंटू कूलम यानी कूलम का स्क्वायर, यही आ गया, यहाँ से आ गया। अच्छा, यहाँ तक सारी चीजें रिवाइज करें, सारी चीजें नोट करें, उसके बाद आगे चीजें चलते हैं, आगे चलते हैं, नोट करें, इसको अच्छे से नोट करें। तो मैंने क्या बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू लाइक पॉइंट चार्जेस, ठीक, इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। ठीक, जो दो लाइक पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड फोर्स का, जो दो लाइक पॉइंट चार्जेस का के बीच का जो फोर्स है,
फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कूलम्स लॉ से दिया जाता है। तो हमने कैसे वो फॉर्मूला, उन्होंने कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई चार्ज Q1 है वो सेपरेटेड है r डिस्टेंस से Q2 चार्ज से, तो जो फोर्स होगा वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डिस्टेंस के इस सेंटर से डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इन दोनों फैक्टर को कंबाइन किया हमने तो F इज प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर आ गया। तो अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि ये प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो हमने के कांस्टेंट माना। के का नाम हमने निकाला, क्या के का नाम हमने क्या निकाला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। अच्छा, के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10 की पावर 9। इसकी यूनिट क्या होती है, क्या होती है इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है इसकी वैल्यू, ई नहीं पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कही जाती है। और ये क्या होती है, वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को डिटरमाइन करती है उस मीडियम में। ई नॉट क्या होता है, ई नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन माइनस 1 न्यूटन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। अच्छा, अब बताइए ये एप्सिलॉन नॉट ये नेचर्स फंडामेंटल कांस्टेंट है, क्या है नेचर्स फंडामेंटल कांस्टेंट, फंडामेंटल कांस्टेंट चेक करिए, नेचर फंडामेंटल कांस्टेंट। अच्छा, इसको इसकी का यूज लाइट की स्पीड निकालने के लिए भी किया जाता है, जैसे c = 1/√ε0 μ0 ε0 c = 1/√ε0 E0, इसके लिए भी यूज किया जाता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आपको मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाएगा म्यू नॉट, ये मैग्नेटिज्म में आएगा म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू होती है, इसकी अलग वैल्यू होती है, कांस्टेंट है। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7 म्यू नॉट की। c क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। c स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, इसे अच्छे तरीके से नोट करें। c स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ लिख देते हैं c स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। इसको उतार लें अच्छे से, उसके बाद आगे बताया जाएगा। ठीक, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं।
आगे चीजों की बात करते हैं। आगे चीजों की बात करते हैं, वो ये चीजें हैं, व्हाट इफ द चार्जेस आर इन अ मीडियम। अगर वो तो वैक्यूम में था, वो तो वैक्यूम में रखा गया था। अगर चार्जेस को किसी मीडियम में ले जाया जाए तो क्या होगा? जैसे चार्जेस को किसी मीडियम में ले जाया जाता है तो पोलराइजेशन के कारण, ठीक, मॉलिक्यूल्स के मीडियम के मॉलिक्यूल्स के कारण उनके बीच का जो फोर्स चेंज नहीं होता है। जो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो चेंज नहीं होता है। उनके का जो नेट फोर्स होता है वो चेंज होता है। ऐसे लिखेंगे, इन अ मीडियम ड्यू टू पोलराइजेशन in a medium due to polarization, charges influence from the molecules of medium, hence the force they will experiences the force they experiences will change। ठीक, सो पोलराइजेशन के कारण चार्ज उस मीडियम के मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसी कारण क्या होता है, जो चार्ज पर जो नेट फोर्स होता है, चार्जेस जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं वो चेंज हो जाता है। उन दोनों के बीच का फोर्स चेंज नहीं होता है, नेट फोर्स चेंज हो जाता है। ठीक, ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, F is equal to 1/4 epsilon r q1 q2 upon r square। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 epsilon q1 q2 upon r square। ठीक, एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या होता है ये? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। हमने क्या बताया कि जो अगर चार्जेस को मीडियम में रख दिया जाए तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है वो चेंज नहीं होता है। जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस करते हैं वो चेंज होता है। जो नेट फोर्स वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो चेंज होता है। ठीक है, वो चेंज होता है। जो उन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है वो नहीं चेंज होता है। जो नेट फोर्स वो एक्सपीरियंस करते हैं वो केवल चेंज होता है। ठीक, अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? तो हमने क्या बताया कि वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो क्या होगा? F is equal to 1/4 epsilon naught into epsilon r q1 q2 upon r square। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग लिख देंगे 1/4 एप्सिलॉन q1 q2 upon r square। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या फिर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे नोट करिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे अच्छे से नोट करो, इस अच्छे से नोट करना है कॉपी में, नोटबुक में सुंदर सुंदर तरीके से। इसको अच्छे से नोट करिए। मैंने क्या बताया, जो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है, चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो चेंज नहीं होता है। जो नेट फोर्स ये लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं मीडियम के मॉलिक्यूल के कारण, वो चेंज हो जा रहा है। वो मीडियम के मॉलिक्यूल के इन्फ्लुएंस के कारण जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है। इन दोनों के बीच का फोर्स नहीं चेंज हो रहा है, इन दोनों के बीच का फोर्स नहीं चेंज हो रहा है। ठीक, यहां तक जल्दी नोट करें। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के बारे में, कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में, कूलम्स लॉ के वेक्टर के फॉर्म के बारे में, वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर्स फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। अच्छा, मैंने जो बताया वो ऐसे भी लिखा जाता है कि जो फोर्स मीडियम में एक्सपीरियंस करेंगे वो लोग, वो एफ बाई क्या करेंगे, एफ साइलन आर कह देंगे, या फिर क्या कह सकते हैं एफ बाई के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं उन चीजों को। अब हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के बारे में हम लोग बात करेंगे, कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में, है ना, सही बात है। अच्छा, कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करें तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक, ओरिजिन से हम लोग r1 डिस्टेंस चले, डिस्टेंस नहीं r1 चले, यहाँ q1 चार्ज मिला, r2 चले, यहाँ q2 चार्ज मिला। ठीक, एक सेकंड, इसको कैपिटल कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं होने वाला। यहाँ कैपिटल Q1, यहाँ कैपिटल Q2, R2 डिस्टेंस चले कैपिटल। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, ये अगर एक दूसरे मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, क्या है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, क्या है ये, लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस, Q1 Q2 क्या है, Q1 एंड Q2 लाइक चार्जेस हैं, आर लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस हैं, Q1 और Q2 कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, Q1 Q2 लाइक चार्जेस। अच्छा, तो एक दूसरे पे फोर्स रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स, तो ये कह दे रहे हैं जो फोर्स लगाएंगे वो लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लगाएंगे लोग। अच्छा, तो इसके बीच जो फोर्स लग रहा है Q1 पे Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का हम लोग नाम निकाल लेते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। फोर्स ऑन वन मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अच्छा, ये जो फोर्स लग रहा है Q2 पे Q1 के कारण, वो हम लोग नाम निकाल दे रहे हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ये नाम है उसका। अच्छा, जब नाम है तो हम लोग लिख दे रहे हैं। अच्छा, ये देखो, ये जो फोर्स लगाएगा ये इक्वल और अपोजिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इक्वल और अपोजिट। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि एफ एफ ऐसे कह सकते हैं, एक सेकंड, फोर्स, एक सेकंड,
फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अच्छा, क्यों? क्योंकि फोर्स तो इक्वल लगा रहे हैं ये लोग, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? K क्या लिख देंगे? ऐसे होगा, ठीक। अच्छा, अगर हम लोग F21 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हाउ कैन वी फाइंड F21? तो ये हो जाएगा K कैपिटल Q1, K कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 अपॉन क्या लिख देंगे? R क्या लिख देंगे? R बताओ, R21 का स्क्वायर। अब ये देखो वेक्टर फॉर्म बनाना है तो R21 का कैप लिख देंगे, यहां तक कोई डाउट? अच्छा, अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको, ये क्या है? कैप, ये है यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है। कहां है? 2 से 1 की तरफ। अच्छा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं चीजें, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अगर जैसे कोई यूनिट वेक्टर है, जैसे हम लोग लिख दें ए कैप, तो उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से डिवाइड करना होता है। तो इसको भी ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन 2 का इसको R21 का स्क्वायर, ये हो जाएगा R21 वेक्टर डिवाइड बाई R21 ये क्या, ठीक, आपका मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा आपका R21 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा R12 का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R21 का वेक्टर इंटू R21 वेक्टर, ये हो जाएगा। अच्छा, यहां से हम लोग कह सकते हैं, यहां से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो R, अच्छा R21 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? R21 वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? R21 को R2 माइनस R1 क्या लिख सकते हैं? R2 माइनस R1। अगर इसको अच्छे तरीके से लिखा जाए, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, ये हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 का होल क्यूब, मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इनटू ये ब्रैकेट में R2 माइनस R1 वेक्टर। ये होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, नोट करें। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसे आराम से नोट करें, मैंने क्या बताया कि Q1 और Q2 दो लाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ठीक, रिपेल कर रहे होंगे। ओरिजिन से हमने R1 डिस्टेंस गए तो Q1 मिला, R2 डिस्टेंस गए तो Q2 मिला। ये लाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो जो Q1 पे फोर्स लग रहा है Q2 कारण, इस पे हम उसका हमने नाम दिया F12, मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और Q2 पे जो फोर्स लगा Q1 के कारण, उसका हमने नाम निकाला फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 निकाल दिया। अच्छा, ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन अलग अलग होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो हम लोग क्या लिख दिया? F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ये हमने लिख दिया। तो F21 हमने लिखा K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर,
इनटू वेक्टर बनाना था तो कैप लगाना पड़ा, यूनिट वेक्टर लगाना पड़ा। तो F21 Q1 Q2 अपन R21 का स्क्वायर। तो अगर कोई वेक्टर अगर कोई यूनिट वेक्टर हो, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या किए, F21 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपन R21 का स्क्वायर बाई R12 कैप है, R21 कैप है तो R21 वेक्टर डिवाइड बाई R21 का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो इस तरह हम लोग लिख दिए। अच्छा, इस प्रकार से क्या हो गया, F21 वेक्टर F21 इज इक्वल टू क्या हो गया, Q1 Q2 R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर का मल्टीप्लाई हम लोग कर दी। फिर हम लोग जानते हैं कि R21 वेक्टर कैसे लिखा जाता है, R2 माइनस R1। तो ये क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर, R2 माइनस R1 वेक्टर। अब आगे कुछ और पॉइंट जानते हैं। आगे हम लोग जानते हैं, इसके आगे इसे अच्छे तरीके से अगर हो गया हुआ तो नोट, अगली चीजें जानते हैं, चार्जेस की अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, सारी चीजें अच्छे से देखेंगे। क्या हमने क्या कि अगली प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। यानी कि चार्ज जब भी किसी बॉडी पे पाया जाएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में पाया जाएगा, प्लस माइनस क्यू। ई क्या है, इंटीजर है, ई बिलोंग्स टू इंटीजर एंड ई इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये है। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, मतलब हर वैल्यू में चार्ज नहीं पाया जाएगा। जब भी किसी बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में पाया जाएगा। हर वैल्यू चार्ज की एग्जिस्ट नहीं करेगी, केवल वही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के इंटीग्रल मल्टीपल में हो, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के मल्टीपल में हो, वही चार्ज एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, वही चार्ज केवल एग्जिस्ट करेगी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए। इसका मतलब वही चार्ज केवल एग्जिस्ट करेगी और कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब जैसे मैं बात कहूँ कि अगर मैं बात कहूँ कि 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एग्जिस्ट और नॉट, चार्ज एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्ट और नॉट नहीं करती है, नहीं करती है, हमें पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, जैसे क्या होगा, Q इज इक्वल टू एन रख देंगे। Q क्या है, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एन क्या है हमें बताना है, और E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको डिवाइड कर देंगे n से, तो ये क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻�19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कूलम कट गया, इससे ये n इक्वल टू 3, यानी कि ये इंटीजर है। क्या है, ये इंटीजर है, तो ये क्या हो रहा है, इंटीजर है, तो ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा। लिखेंगे यस एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अगले चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि वो क्या होता है, कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है। The net charge of an isolated system is constant। क्या होता है, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या होता है, इसको मिटा दें, इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो, उसके बाद इसे नोट कर लिया जाए, उसके बाद की चीजें होंगी। इसे नोट कर लो सारी चीजें। इसको सारी चीजें नोट करो। इसको सारी चीजें नोट करना है। आगे बढ़ते हैं।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, चार्ज के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग बात करते हैं। चार्ज क्या है? चार्ज इज कंजर्व। क्या है? चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो कांस्टेंट है। द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। जो नेट चार्ज होता है आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। नेट चार्ज होता है जो आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक। अच्छा, यानी कि चार्ज ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आई बात समझ में? अच्छा, कई बुक्सों में एक्स्ट्रा थ्योरी ये बता दिया जाता है कि चार्ज क्रिएट भी किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, लेकिन पेयर्स में किया जा सकता है। क्या किया जाता है? पेयर में। तो पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन की बात आती है। क्या क्या बात आती है? पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन। जैसे गामा फोटोन मटेरियलाइज हो जाता है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, वो क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन होता है। और क्या होता है? और क्या क्या चीजें होती हैं? पेयर एनिहिलेशन, वही पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन आपस में, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर गामा रेज बना देते हैं। तो क्या होता है? वो चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाता है पेयर में, उसे कहते हैं पेयर एनिहिलेशन। उस पर नहीं जाएंगे, वो जे एडवांस पूछता भी नहीं है सारी चीजें, वो काम की चीजें नहीं है। जो काम की है वो बताई जाएंगे। या फिर देख ही लो, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? ऐसे लिख देते हैं। इसमें 3-4 बातें हैं। क्या क्या है? चार्ज इज कंजर्व होता है, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। और इसमें क्या क्या बातें हैं? और ये है चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but only can transfer from one body टू अनदर। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होती है? केवल ट्रांसफर की जा सकती है। इसमें एक और बात कह सकते हैं। कौन सी बात कहेंगे? ये बात ये कहेंगे इस चीज में, क्या कौन सी बात कहेंगे? इसमें ये कहेंगे कि जो टोटल चार्ज होता है इस यूनिवर्स का वो कांस्टेंट रहता है। क्या होता है? कि इस यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज रहता है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। द टोटल चार्ज of this universe is constant ठीक। अच्छा, पेयर प्रोडक्शन देख लो। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन, व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन? एक गामा फोटोन होता है, एक सेकंड गामा फोटोन, अच्छा गामा बन नहीं पा रहा है, गामा फोटोन मटेरियलाइज हो जाता है, मटेरियलाइज होके इलेक्ट्रॉन बना लेता है और पॉजिट्रॉन बना लेता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बना लेता है। चार्ज जीरो है। क्या है इस पे चार्ज? इस पे चार्ज जीरो है, इस पे चार्ज पॉजिटिव, इस पे चार्ज नेगेटिव, इस पे चार्ज पॉजिटिव। इसे इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन। चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, आगे बात करते हैं। हम लोग करते हैं किसके? अब हम लोग बात करते हैं पेयर एनिहिलेशन।
पेयर एनिहिलेशन, पेयर एनिहिलेशन, ठीक, इसमें बात कर रहे हैं व्हाट इज पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन में हम लोग बात करेंगे कि यही इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों दोनों ये होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये होता है पॉजिट्रॉन, दोनों मिलकर, पॉजिट्रॉन दोनों मिलकर गामा रेस, ये होता है गामा रेस, गामा रेस बना लेती हैं गामा रेस, या फिर गामा फोटोन उसे कहेंगे। इस पे चार्ज जीरो होता है, चार्ज जीरो। इस प्रकार से हम लोग कहते हैं क्या होता है, चार्ज कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉय बट ओनली इन पेयर्स। ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज कैन बी क्रिएटेड कैन बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, बट ओनली इन पेयर्स, केवल पेयर्स में हम लोग कर सकते हैं, ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी क्रिएटेड, कैन बी destroyed but only in pair, but can only in pairs, केवल पेयर्स में हो सकते हैं। जल्दी जल्दी इसे नोट करें। तो अभी तक हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज में क्या क्या बताया कि जो नेट चार्ज होता है आइसोलेटेड सिस्टम का, वो चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चार्ज कंजर्व होता है। नेट चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट होता है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो इस यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है वो क्या है, कांस्टेंट है। इस यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट है। अभी मैंने कहा कि चार्ज ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन ये बात तभी ये जो चीजें हैं हो भी सकती हैं, लेकिन पेयर में हो सकती हैं। चार्ज क्रिएट भी किया जा सकता है, चार्ज डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, लेकिन पेयर्स में किया जा सकता है। जैसे इसलिए इसके लिए हमने दो प्रोसेस बताया, पेयर प्रोडक्शन में दो गामा फोटोन मटेरियलाइज होकर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना लेता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, पॉजिट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। पहले जो गामा फोटोन पे चार्ज था वो जीरो था। पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर गामा रे बना लेते हैं जिन पे चार्ज जीरो हो जाता है। इस प्रकार से पेयर प्रोडक्शन, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं चार्ज कैन बी क्रिएटेड कैन बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली इन पेयर्स। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। उससे पहले आप लोग इसे उतार लें, इसको नोट डाउन कर लें। इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है, अच्छे तरीके से, बेस्ट मैनर में। इसे अच्छे से उतार लेना है। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट।
चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट मतलब चार्ज जो होता है वो स्पीड के बढ़ने के साथ नहीं बढ़ जाता है, जैसे मास जो होता है स्पीड के बढ़ने के साथ बढ़ जाता है, चार्ज नहीं बढ़ता है। चार्ज इसे लिखेंगे चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, इनवेरिएंट means its value is same for all inertial observer, inertial observer, observer ठीक, मतलब चार्ज जो होता है वो स्पीड के बढ़ने के साथ साथ बढ़ नहीं जाता है, मास बढ़ता है। जैसे चार्ज हर इनर्शियल ऑब्जर्वर के चार्ज मास की वैल्यू हर इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए सेम नहीं होती, लेकिन चार्ज की वैल्यू हर इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए क्या रहती है, सेम होती है। ये मास ये होता है ये रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है मास का। अगर कोई मास लाइट की वेलोसिटी स्पीड को अचीव करे तो उसका मास बढ़ जाता है। ये क्या होता है, एम नॉट जो होता है यहाँ पे, एम नॉट, एम नॉट जो होता है रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास। अच्छा एम क्या है, मूविंग मास, जब वो मूव कर रहा है, मूविंग मास। अच्छा ये वी क्या है, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, यानी कि चार्ज हर इनर्शियल, चार्ज की वैल्यू हर इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए सेम होती है। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, लेकिन मास ऐसा नहीं होता है, मास की वैल्यू बदल जाती है, मास की वैल्यू बदल जाती है। यहाँ तक नोट करें सारी चीजें। उसके बाद जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद जेईई एडवांस 2020 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन करेंगे। नोट, जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जेईई एडवांस 2020 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए करते हैं। वो क्या है, क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग solid sphere of mass and charge are suspended in air from a common point by two non-conducting massless string by two non-conducting massless strings of same length, massless string of same length
at equilibrium at equilibrium the angle between the string is alpha. The sphere are now the spheres are now immersed in a the sphere are now immersed in a dielectric liquid of density 800 kilogram per meter cube and dielectric constant 21 is 21 if the angle between the strings remain same if the angle between the string remains the same after the immersion then पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिमेन अनचेंज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स remain unchanged दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द spheres reduce सी ऑप्शन जो है वो है मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज 840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब सी जो है the tension in the string holding the sphere remains unchanged. अच्छा, कौन कौन सा स्टेटमेंट ये मल्टीपल करेक्ट है? ये क्या कह रहा है कि दो आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिनका मास और चार्ज ठीक ऑफ मास एंड चार्ज ठीक वो सस्पेंडेड है एक कॉमन पॉइंट से ठीक बाय टू नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग दो नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग से जिनका लेंथ सेम है वो क्या है सस्पेंड कर दिए गए हैं एट द इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन स्ट्रिंग इज अल्फा जो इक्विलिब्रियम पर जो एंगल है उन दोनों के बीच स्ट्रिंग्स के बीच वो कितना है अल्फा है द स्फीयर आर इमर्ज इनटू अ डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ
डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब उसके बाद जो इक्विलिब्रियम एंगल कितना है उन स्ट्रिंग्स के बीच, अल्फा। अब उसके बाद इनको क्या किया गया है कि इनको क्या किया कर दिया गया है, एक डाइलेक्ट्रिक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, उनमें डुबो दिया गया है, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 है, ठीक, इमर्ज कर दिया गया है। तो एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन सेम। ये कह रहा है अगर एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग, अगर एंगल स्ट्रिंग के बीच जो एंगल है वो सेम है अभी भी अगर उसमें के बीच का जो एंगल है वो सेम है अभी भी, तो हम लोगों को क्या बताना है कि ये कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही बताना है। तो आप बताएं कौन कौन सा ऑप्शन है, पहले ट्राई कर लीजिए। एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल पे हो जाएगा क्वेश्चन सारी चीजें, ठीक, बेसिक चीजें फिर। इसको ट्राई कर लें। इसको ट्राई करें, ठीक, हो गया होगा ट्राई, स्टार्ट करें। अच्छा, ये अभी मैंने बताया कि जब किसी चार्जेस को मीडियम में ले जाया जाता है तो उन दोनों के बीच का फोर्स नहीं चेंज होता है, उन दोनों के बीच का जो उन पे जो नेट फोर्स होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा, क्या होगा पहला ऑप्शन सही, कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर इज रिमेन्स अनचेंज्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स उन दोनों के बीच का चेंज नहीं होगा, सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स उन दोनों के बीच का जो है वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर इज रिड्यूस, ये गलत बात है, जी एडवांस में ये ऑप्शन सही दिया है। अच्छा, मास डेंसिटी चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ कैलकुलेशन करना होगा, क्या कैलकुलेशन है, ये हम लोग मान लेते हैं ये स्फीयर 1, ये स्फीयर 2, लेंथ L है, टेंशन T है। अच्छा, इस पे जो फोर्स, इस पे जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है, इस पे जो अल्फा है, इक्विलिब्रियम का जो एंगल है वो अल्फा है। अच्छा, तो ये अल्फा बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं, ये अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं इसे भी। अच्छा, इस पे नेट फोर्स लगेगा mg, क्या लगेगा mg फोर्स लगेगा, क्या लगेगा mg। इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अच्छा, ये अल्फा बाई 2, तो ये भी अल्फा बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टी कॉस अल्फा बाई 2, ये क्या हो जाएगा टी साइन अल्फा अपॉन 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, हमारे पास वी हैव टू इक्वेशन, इक्विलिब्रियम एंगल है, ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो टी कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं mg एंड टी साइन अल्फा बाई 2, इक्विलिब्रियम है तो क्या है एफ, इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा टी साइन अल्फा बाई 2 बाई टी कॉस अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा एफ ई अपॉन एम जी,
यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। टी से टी अपना मर गया, ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। सोचिए, एफ ई अपॉन एम जी। यहाँ तक कोई डाउट हो जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी बताना है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी बताना है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी बताना है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी बताना है, यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी बताना है। अच्छा, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ये अगर मैं लिखूँ यहाँ से टी साइन अल्फा इज इक्वल टू एफ ई है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू एफ ई बाई साइन अल्फा। ये तो कांस्टेंट अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई, ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एंगल क्या है, एंगल चेंज नहीं, एंगल क्या है, बहुत स्मॉल है, क्या है ये एंगल, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। एंगल अगर चेंज नहीं रहेगा तो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को दूसरे केस कह रहा है इमर्ज हुआ है, जब लिक्विड में इमर्ज हो गया, जब लिक्विड में क्या हुआ, इमर्ज हो गया, और एंगल कह रहा है कि चेंज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो एंगल चेंज नहीं हो, जब लिक्विड में इमर्ज होगा तो इन दोनों का फोर्स जो हो जाएगा एफ बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, और इधर जो बॉयंस फोर्स लग रहा है एम जी माइनस एफ बी लगेगा। अच्छा, ये सारी चीजें इक्विलिब्रियम में थे, तो अच्छा इक्विलिब्रियम में भी थी, तो अभी भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले क्या था, टेन अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या था, एफ ई बाई एम जी, अभी भी वही रहेगा क्योंकि एंगल डज नॉट चेंज, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, एफ ई बाई एम जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, एफ ई बाई 20 एफ बाई 21 डिवाइड बाई एम जी माइनस एफ बी, एफ ई से एफ ई कट गया, ये हुआ आपका 1 बाई एम जी इज इक्वल टू 21 एम जी माइनस एफ बी, बायोंसी फोर्स लगेगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो, यहाँ तक कोई डाउट हो, यहाँ तक दिख रहा है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से 1 बाई एम जी इज इक्वल टू 1 बाई एम जी माइनस एफ बी, ये है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21 एम जी माइनस 21 एफ बी, ये हो जाएगा एम जी के इक्वल, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 21 एफ बी इज इक्वल टू 21 एफ बी इज इक्वल टू 21 एफ बी इज इक्वल टू 20 एम जी, 20 एम जी क्या हो जाएगा, 20 एम जी क्या हो जाएगा, ये 20 एम जी। यहाँ तक कोई डाउट हो जल्दी बताइए। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिया, और उधर भेज के हमने क्या किया, इधर भेज के हमने क्या किया, इधर भेज के हमने क्या किया, वो कर दिया, उधर भेज के हमने क्या किया बताइए, 20। अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ से हम ये, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ बी इज इक्वल टू 20 बाई 21 एम जी। अच्छा, एफ बी का क्या होता है फॉर्मूला, रो वी जी, क्या होता है, रो वी जी, क्या होता है ये, रो वी जी। बॉयंस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बॉयंस फोर्स का फॉर्मूला रो वी जी, क्या होता है, रो वी जी, क्या होता है, रो वी जी, रो वी जी, रो वी जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रो वी जी। अच्छा, यहाँ होता है आपका लिक्विड का बॉयंस फोर्स है, यहाँ स्फीयर का। अच्छा ठीक, डेंसिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं। अच्छा, अब बताइए, जी से तो जी काटा, जी से जी काटा,
ठीक, जी से जी कटा। अब और बताइए, वी से वी कटा, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द हाँ, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितना दिया है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हमें निकालना है, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर हमें निकालना है, सॉरी, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर हमें निकालना है, यहाँ निकालना है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिक्विड इंटू 21/20। तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी दी हुई है, लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी 800 दी हुई है, 800 इंटू 21/20, ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया आपका 40, तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज 840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द जे एडवांस क्वेश्चन। कैसे किया हमने, हमने कैसे किया कि सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम, सबसे पहले इक्विलिब्रियम हमने देखा, सबसे पहले क्या किया, इक्विलिब्रियम में हम लोग ले गए, इक्विलिब्रियम एंगल दिया हुआ था अल्फा, ठीक, तो हमने इक्विलिब्रियम में यहाँ पे सारे फोर्सेस लिख दिए, इन दोनों के बीच का फोर्स जो एफ होगा और मास के कारण फोर्स लगेगी, इस फोर्सेस को रिजॉल्व किया, टी कॉस थीटा, टी कॉस साइन अल्फा/2, टी कॉस अल्फा/2, इन सबको रिजॉल्व किया तो आया, क्या आया, tan अल्फा/2 Fe/mg, अच्छा tan Fe/2 mg आया। तो हम लोग इक्विलिब्रियम में है, एंगल अभी भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व किया तो ये सारा आ गया, डेंसिटी, स्फीयर का डेंसिटी ये आ गया, ठीक, आई बात समझ में, यानी कि 2 ऑप्शन करेक्ट है, क्या है, 2 ऑप्शन करेक्ट है। आगे भी और क्वेश्चन करेंगे, ठीक, अभी और क्वेश्चन करेंगे जो एडवांस के, इसको देख लें, अच्छे से समझ लें, इसको देख के अच्छे से समझ लीजिए। इसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं, कहाँ चलते हैं, आगे इरडोफ के क्वेश्चंस पे, इरडोफ के क्वेश्चंस पे चलते हैं। इरडोफ के क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। इरडोफ का जो पहला क्वेश्चन है, इस पे हम लोग जाएंगे 3.1 इरडोफ, आई इरडोफ, इरडोफ का पहला क्वेश्चन, इरडोफ का जो पहला क्वेश्चन है वो कराएंगे, ठीक। तो देखिए क्या कह रहा है पहले इरडोफ में, इरडोफ के पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हम लोग देखेंगे। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इरडोफ 3.1 है, कैलकुलेट sorry, the ratio of the electrostatics to gravitational force, calculate the electrostatics to gravitational interaction, sorry, यहाँ interaction forces between the two electrons between two
between two protons between two protons at between two proton at what value of what value of the specific charge at what value of the specific charge at what value of the specific charge क्या होता है q by m charge by mass ratio of particle would these forces become equal in their absolute value absolute values in case of interaction of identical charges identical particles पर कैलकुलेट करिए। कह रहा है रेशियो ऑफ दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन के बीच वो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स कहने के लिए क्या रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है जल्दी ट्राई करें इसे एज सोन एज जल्दी ठीक। तो सॉल्व करें, इसे सॉल्व कर रहे हैं, इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जैसे होता था Q, जैसे एक पार्टिकल है उसका मास m है, चार्ज Q है। जैसे ये पार्टिकल है उसका चार्ज क्या है, ठीक। इन दोनों के बीच क्या फोर्स क्या होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe के चार्ज सेम है Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, F G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो m स्क्वायर दोनों m1 m2 सेम है 1 r स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या हो जाएगा, k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा g m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r से r कटा, ये हो जाएगा आपका k q स्क्वायर अपॉन g m स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई ऐसा लिख सकते हैं, q बाई m का होल स्क्वायर e बाई g, k q m का होल स्क्वायर बाई g। क्या लिख सकते हैं, k q m। और इसे हम क्या लिख सकते हैं बताइए जल्दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी बाई क्यू अपॉन एम का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, अब यहाँ पे वैल्यू रख के निकाल देंगे। अगर फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो ये शायद वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर वैल्यू निकालें फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इनकी जो वैल्यू आती है फॉर इलेक्ट्रॉन Fe बाई एफ जी की, वो 4.1 इंटू 10 की पावर 42 आती है, 4.1 इंटू 10 की पावर 42। और इसको फॉर प्रोटॉन के लिए निकालेंगे, फॉर प्रोटॉन तो आती है 10 की पावर 36। Fe बाई एफ जी की वैल्यू आती है 10 की पावर 36, ठीक। आगे क्या बोला है, एट व्हाट वैल्यू स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ पार्टिकल बिकम इक्वल टू, हाँ स्पेसिफिक चार्ज बिकम इक्वल टू होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। हाँ तो कर देंगे, क्या करेंगे, कर देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वल होना चाहिए, यानी कि Fe बाई एफ जी की जो वैल्यू होगी वो 1 होनी चाहिए।
ये क्या होना चाहिए एफ ई बाई, एक सेकेंड सॉरी सर, यहाँ से चले जाएंगे तो क्या होगा एफ ई इक्वल टू एम इक्वल होना, यानी कि एफ ई बाई ये एफ जी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू है अपनी क्यू बाई एम का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी, ठीक, इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक, यानी कि ये 1 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये 1 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा क्यू बाई 1 का होल स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी इज इक्वल टू 1, यानी कि क्यू बाई एम इज इक्वल टू अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। अच्छा, इसकी अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.86 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 0.86 इंटू 10 की पावर माइनस 10, यानी कि इस वैल्यू के लिए क्या होगा, हो फोर्स इक्वल हो जाएगा, इस वैल्यू के लिए फोर्स इस इक्वल हो जाएगा, इस क्यू बाई एम स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स और कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इक्वल हो जाएगा। आगे और क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।